अस्सलाम वालेकुम। केयर फॉर बिजनेस लॉ। हम जी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। क्विकली ज़रा उसका रिकैप कर लेते हैं। हमने बात की कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि पैसे के लेन देन के लिए आप जिनको यूज़ करते हैं। और निगोशिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल से मुराद क्या है कि एक बंदे की ओनरशिप से दूसरे बंदे की ओनरशिप में जा सकते हैं। हमने कहा यार तीन तरह के होते हैं, प्रोमिसरी नोट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं और आपके जो चेक हैं बैंक के वो होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर हम आगे डिटेल में गए तो हमें आइडिया हुआ कि कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पेएबल टू बेयरर होते हैं। मतलब है कि जिसमें आप किसी स्पेसिफिक पार्टी का नेम नहीं लिखते बल्कि वो ओपन होता है, जिसके पास भी हो वो उसको यूज कर सकता है। और दूसरा हमने कहा कि पेएबल टू ऑर्डर होता है, जिसमें आप किसी स्पेसिफिक पार्टी का नेम भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी, ये बात हुई। फिर हमने कहा कि ये पेएबल ऑन डिमांड भी होते हैं और कुछ पेएबल ऑन टाइम, एक फिक्स टाइम पर भी पेएबल होते हैं, इसकी भी हमने डिस्कशन की है। देन हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जो पार्टीज हैं उनकी डिस्कशन की है। होल्डर क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, उसके ऊपर बात की है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या है, उसके ऊपर बात की है। देन हमने लास्ट लेक्चर में प्रोमिसरी नोट क्या है उसको भी हमने देखा है और आप लोगों को असाइनमेंट भी दी कि आपने वो करना है, वो लाजमी है करना, क्योंकि बड़ा जरूरी है। पेपर में आ जाता है कि भाई आप प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट बनाकर दिखाएं, फॉर्मेट बनाकर दिखाएं, तो ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। मुफ्त के मार्क्स हैं और मुफ्त में गवाए जाते हैं अगर ना तैयारी हो। ठीक है, तो एग्जाम्स पास आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अब मुश्किल से कोई सवा माह रह गया होगा। ठीक है, तो जरा तैयारी पकड़ें, सीरियस हो जाएं। ये लास्ट ईयर होते हैं, इन्हीं के अंदर ही सीरियस होना होता है, तो आप अब थोड़ा अपने बारे में सोचें। अच्छा, प्रोमिसरी नोट को कल हमने देखा कि उसके अंदर हमने डिस्कशन की कि यार एक बेसिकली वादा है। अब वादे की जो लैंग्वेज है वो जरूरी नहीं कि उसमें हमें प्रॉमिस वर्ड यूज करना ही करना है, आप कोई और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बट ये उससे इनफेरेंस निकल रहा हो या उससे ये शो हो रहा हो कि आप पैसा देने की अंडरटेकिंग ले रहे हैं। हाँ भाई, मैं आपको पैसा दूंगा, आप एक काइंड ऑफ प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा उसके एसेंशियल्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। आज बिल ऑफ एक्सचेंज देखेंगे, कमोबेश उसी तरह की चीजें ही इसमें हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक फर्क है बहुत बड़ा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आ जाएंगे आज फिर जरा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों ने अभी तक लाइफ में नहीं देखा होगा। जिस तरह प्रोमिसरी नोट आपने देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको समझ आ गई है कितना बेसिक सी वो चीज़ है, आप खुद बना सकते हैं इजीली। उसमें कोई जिस तरह चेक है, चेक तो सिर्फ एक बैंक के थ्रू ही बन सकता है ना, बैंक की चेक बुक होती है। प्रोमिसरी नोट तो उन्होंने कहा ना कि आप चाहे किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख लें, बुक पे लिख लें, इस तरह मर्जी मतलब आप लिखकर एक वादा कर सकते हैं इस तरह का। ठीक है। अच्छा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल इसी तरह, उसके लिए कोई प्रॉपर फॉर्मेट या कोई आप कह रहे हैं कोई इदारे का फॉर्मेट यूज नहीं करना आपने, किसी डिपार्टमेंट का नहीं करना, बैंक्स वगैरह का जिस तरह वो सीन यहाँ पर भी नहीं है। ये भी प्रोमिसरी नोट की तरह आप सिंपल अपने पास से बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसके कुछ इसेंशियल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। पहले आ रहे हैं जरा डेफिनेशन के ऊपर। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order। पीछे था अनकंडीशनल प्रॉमिस। अनकंडीशनल प्रॉमिस से मुराद क्या था? गैर मशरूत वादा आपने करना, भाई कोई शर्त नहीं लगानी कि अगर ये होगा तब मैं पेमेंट करूंगा, इस तरह नहीं। ठीक है, शर्त कोई नहीं लगानी। हाँ, आप एक टाइम लगा सकते हैं कि भाई उसकी डेथ पर मैं दूंगा, सर्टन इवेंट की। अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग पर नहीं लगाना। और हमने देखा था कि सर्टन और अनसर्टन में क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो वो चीज आपने कंसीडर करनी है लास्ट में। अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, साइंड बाय द मेकर लिखा हुआ है, मेकर की जगह पे ड्रॉर लिखें, साइंड बाय द ड्रॉर। आपको पता है ना कि मेकर वर्ड यूज होता है प्रोमिसरी नोट के केस में, हमने बड़ा क्लियरली पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में देखा था। तो भाई ये ड्रॉर यहाँ पे वर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में बनाने वाले को क्या बोलते हैं? ड्रॉर बोलते हैं। इसको लिखिए साइंड बाय द ड्रॉर लिख लें। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये जो उसने लिखा है डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और फिक्स्ड टाइम,
सर्टन पर्सन को क्या बोलते हैं हम? ड्रॉई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉई बोलते हैं कि भाई आपने पैसे पे करने हैं। आगे जो आ गया कि जी सम ऑफ मनी ओनली टू ऑर्डर और बेयरर, ये कौन है? ये पेई है। बेसिकली तीन पार्टीज भी पता लगी ना हमें। मतलब है कि भाई आपका ड्रॉर जो है वो इसको साइन करता है, ड्रॉर है वो इसको बनाता है, वो ऑर्डर करता है, हुक्म देता है एक ड्रॉई को कि भाई आपने पेमेंट करनी है किसको? इस पर्सन को जिसको मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, पेएबल टू ऑर्डर बना रहा हूँ, या जो अगर ये बेरर है, ओपन है, तो भाई जिसके पास भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको आपने पेमेंट करनी है। और वो पर्सन क्या कहलाता है? जिसको पेमेंट होनी होती है पेई कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक डेफिनेशन है। वो कहते हैं एनालिसिस शोज दैट अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन and signed order directing a person to pay a certain sum of money to bearer of the instrument or to a specified person on his order। ठीक है जी, सिंपल सी बात यही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को अगर आसान अल्फाज में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉर एक रिटर्न ऑर्डर दे रहा है ड्रॉई को कि भाई आप पेई को इतने पैसे दें। ठीक है, तो ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। प्रोमिसरी नोट में किसी और को ऑर्डर नहीं दिया जा रहा था, मैं आपको ऑर्डर वो प्रॉमिस कर रहा था, आई प्रॉमिस यू टू पे जितने भी अमाउंट है। ठीक है, या आई प्रॉमिस टू पे फला पर्सन ₹10,000। ठीक है, तो ये मैं वादा कर रहा हूं, उसमें दो पार्टीज थी। बनाने वाला मेकर है, मेकर खुद वादा करा कि भाई मैं पैसे दूंगा जिस किसी के पास भी ये हुआ या जो भी ऑर्डर है। ठीक है, पेमेंट ऑर्डर और बियर है। इधर क्या है? ड्रॉर किसी और पर्सन को ऑर्डर कह रहा है, ड्रॉई को कह रहा है कि भाई आपने पेई को पैसे देने हैं। अब वो पेई जो है वो ड्रॉर खुद भी हो सकता है, जैसे कि चेक में भी होता है। और हमने कहा चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की एक टाइप है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हम चेक से हटके जो बाकी के बिल ऑफ एक्सचेंज है उनको देख रहे हैं, बट समझाने के लिए, क्योंकि वो देखे होंगे ना चेक हमने। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ऐसे हो सकता है, किसी पार्टी को हम कह सकते हैं कि भाई मुझे ही पेमेंट करो, मैं ही ड्रॉर हूं, मैं ही पेई हूं। तो ड्रॉर है जो ऑर्डर कर रहा है, ड्रॉई जिसको ऑर्डर किया जा रहा है, मतलब जिसने पेमेंट करनी है, और पेई कौन है? जिसको पेमेंट मिलनी है। ठीक है, जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर। आमतौर पर कहते हैं क्रेडिटर जो है जिसने पैसे लेने होते हैं वो ड्रॉ करता है। हु डायरेक्ट्स हिज डेटर, जो अपने डेटर को कहता है कि टू पे द मनी टू द पर्सन स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट, जो भी पर्सन उसमें लिखा हुआ है। अब वो पर्सन खुद भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है भाई, पार्टीज कौन सी हैं? सबसे पहले ड्रॉर है, तो ये वही बंदा जो बनाता है बिल को। लेकिन हमें पता है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में पेमेंट से पहले ड्रॉर को एक्सेप्टर भी बनाना लाजमी है। याद है ना, हमने क्या कहा था कि भाई तीन पार्टीज हैं, एक है ड्रॉर, ये हुक्म दे रहा है किसको? ड्रॉई को, कि भाई पेमेंट कर दो किसको? पेई को, पेई को पैसे दो। अब पेई जो है वो ड्रॉर खुद भी हो सकता है, कोई और बंदा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये भी कह सकता है मुझे पैसे पे करो या किसी और बंदे को पेबल टू ऑर्डर पीरियड। ठीक है, अच्छा। अब लेकिन हमने बात की थी कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपने पेमेंट लेने से पहले ड्रॉर से एक्सेप्ट करवाना है ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज कि भाई क्या वाकई आप पैसे देंगे। ठीक है, तो आप ड्रॉर के पास पहले लेकर जाते हो। ठीक है, तो वो इसको फिर क्या करता है? एक्सेप्ट भी करता है। सॉरी, ड्रॉई की बात हो रही है। ड्रॉई के पास आप पहले लेकर जाएंगे, ठीक है, और वो इसको एक्सेप्ट भी करेगा कि भाई क्या मैंने वाकई पेमेंट करनी है या नहीं करनी। तो आप ये लिख सकते हैं कि ड्रॉई व्हेन एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्सेप्ट। तो आपने एक्सेप्ट लाजमी करवाना है ड्रॉई से। बैंक के केस में ड्रॉई कौन होता है? चेक के केस में बैंक होता है। ठीक है, उससे एक्सेप्ट नहीं करवाना, उसके बाद फौरन पहुंच जाओ भाई पैसे दो। क्यों? क्योंकि उसने जिस बंदा जो बंदा ड्रॉर है उसी के बैंक अकाउंट में सिर्फ पैसे निकाल के दे रहे हैं, उसने कौन सा अपनी जेब से देने। इसको हो सकता पता ही ना हो गया कि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे नाम पे इशू कर दिया है, इसलिए पहले कंफर्म करवा लें इससे कि भाई क्या वाकई आपने देने। इसलिए उसने कहा द ड्रॉर इज लायबल ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज प्रिंसिपल डेटर अंटिल द ड्रॉर एक्सेप्ट्स द बिल। ये बात जरा समझ लें, बड़े गौर से समझनी है वाली लाइन, बड़े गौर से देखो। वो कहता है कि आमतौर पे ड्रॉर जो होता है ना, कोई क्रेडिटर होता है जिसने आमतौर पे, ठीक है, जिसने किसी से पैसे लेने होते हैं, आमतौर पे वो कह रहा है, ऐसे भी हो सकता है कि लेने देने किसी से नहीं है, अभी मैं खुद उधार के तौर पे किसी को कह रहा हूं तुम इसको दे दो, मैं बाद में दे दूंगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो कहता आमतौर पे होता है कि इसने किसी से पैसे लेने थे, इसने उस बंदे को लिखा कि भाईजान आप पेमेंट कर दें।
कहता है जब तक वो बंदा एक्सेप्ट नहीं ना करता है इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, तब तक जिम्मेदारी किसकी है पेमेंट की, इस बंदे की है, ड्रॉर की। गल है ये समझ के नहीं? देखो ड्रॉर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ड्रॉई को ऑर्डर किया कि पेई को पैसे दे दो, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जाहिर है किसको पकड़ा दिया हमने, पेई साहब हो गया, ये लो मैंने कह दिया तुम करवा लो। अब पेई गया इसके पास के भाईजान इसको एक्सेप्ट करते हो, इसने कहा कि नहीं भाई मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता, मैं तो जानते नहीं कौन बंदा जिसने बना के दे दिया। पेई किससे पैसे निकलवाएगा, पेई आएगा इसके पास। उन्होंने कहा कि जो बेसिक लायबिलिटी है, प्राइमरी लायबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है पेमेंट करने की, अनटिल द ड्रॉई एक्सेप्ट्स। अगर ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया हाँ भाई मैंने करना, तो फिर ये तो फिर फारी हो गया ना बीच में से। अब ड्रॉई साहब की बेसिक रिस्पांसिबिलिटी ड्रॉई की है, अगर ये पेमेंट नहीं करेगा फिर पे इसके पास जाएगा, यार किस तरह का ड्रॉई दे दिया तूने, चलो पेमेंट नहीं करा, मैंने तुमसे लेने थे, लाओ मेरे पैसे दो। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? ठीक है, ये इसलिए उसने लाइन लिखी है कि भाई जब तक ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता तब तक जो है बेसिक रिस्पांसिबिलिटी, बेसिक लायबिलिटी रेस्ट विद द ड्रॉर उसकी। ठीक है, ये बातें अगेन क्योंकि काफी हद तक नई बातें हैं, शायद लाइफ में पहली बार सुन रहे हैं, तो भाई इसको ये जान नहीं छुड़वाने की, चलो कोई नहीं बाकी चैप्टर्स में से तो पेपर आना है वो कर लेंगे, इस तरह करेंगे तो फिर सारे फेल है पेपर। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, यकीन करें इतना जोर इस चीज के ऊपर सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली बात की समझ आए। इसमें देखो कोई कॉन्सेप्ट का मसला लग रहा है आपको, सिंपल एक बात है कि भाई ड्रॉई से एक्सेप्ट करवाना है, क्यों करवाना है वो भी डिस्कस हो गया है। ठीक है, और अगर जब तक ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता भाई कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना उसकी, तो वो कौन होगा, ड्रॉर होगा, जिसने किसी का भी नाम लिख के दे दिया, ड्रॉर तब तक जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगला बात आ गया ड्रॉई एक्सेप्ट। इट्स अ पर्सन हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज when drawee accepts a bill of exchange, मतलब अपनी consent देता है, he is called the acceptor. The drawee is not liable until acceptance। वही वाली बात जो ऊपर उसने क्या लिखा था कि भाई the drawer is liable on a bill of exchange as principal debtor until the drawee accepts the bill। कि भाई जब तक drawee बिल को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक ये जिम्मेदार है। नीचे भी उसने इसी को उल्टा को आगे लिख दिया कि भाई जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता ये जिम्मेदार कोई नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है फिर, ये है। ठीक है, तब तक। लेकिन ऑन एक्सेप्टेंस ही बिकम्स लायबल एज एक्सेप्टर टू पे होल्डर ऑन डिमांड आफ्टर मैच्योरिटी, कि भाई मैच्योरिटी के बाद उसने पैसे पे करने हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट आ गया पेई का पता है जिसको पैसे देने हैं। ठीक है, स्पेसिमेन देखें जरा इसका, भाई स्पेसिमेन पेपर में आ जाता है। अभी आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने लास्ट में डिस्कस किया था, इसमें भी देखेंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का भी स्पेसिमेन भाई उसी तरह देखेंगे। आपके बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन है इसमें भी प्रोमिसरी नोट की तरफ। मेन फर्क क्या है, प्रोमिसरी नोट वादा होता है मैं आपको पैसे दूंगा, ये ऑर्डर है किसी और बंदे को कि किसी और बंदे को पैसे दो, पे को पैसे दो। ठीक है, पे ड्रॉर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई इसमें भी इसी तरह फॉर एग्जांपल 10,000 का आप कह लें, यहाँ पे जिस डेट को इशू किया जाना है आप वो डेट लिख लें। ठीक है, लेट्स से इस तरह डेट आएगी आपकी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्डिंग देखें, उसने जाहिर लिखा 3 months आफ्टर डेट पेड वी आस्किंग आउट हिज ऑर्डर द सम ऑफ रुपीस फ्लॉम। इस तरह आप ये इसकी लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आई ऑर्डर यू टू पे, इस तरह के भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें मतलब है कि देखो जैसे पे टू ऑर्डर ही नजर आ रहा है ना, आपको पता है ना कि आप इस तरह जब वो इंग्लिश मतलब वर्ड यूज करते हैं, हमने ग्रामर पढ़ी हुई है ऑब्वियसली, तो ये ऑर्डर की जुमरे में आता है कि आप ऑर्डर कर रहे हैं पर्सन को, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब इसने आफ्टर 3 months वाला लिखा, इसका मतलब है टाइम वाला, स्पेसिफाइड टाइम वाला कर रहा है, ऑन डिमांड वाला भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 का सेक्शन 35 एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करने से रोकता है। वो कौन सा था, वो कहता है पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं आप कर सकते। ठीक है, मतलब पेएबल टू ऑर्डर कर सकते हो, हर तरह का ऑन डिमांड भी एट टाइम भी, पेएबल टू बियरर ऑन टाइम भी कर सकते हो, बट पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं कर सकते। तो वो वाला नहीं आपने इशू करना, बाकी आप जो 3 तरह के बचते हैं ना वो आप बना लें। ठीक है, तो करें 3 months आफ्टर डेट, तो आप ये कह सकते हो ऐसे लिख लें, पे ₹10,000। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड्स में भी लिख देना, टू मिस्टर यासीन लिखा हुआ है तो चलो
यासिन और हिज ऑर्डर, ये ऑर्डर वाला हम बना देना, बिरर वाला नहीं बना, बिरर भी बना सकते हैं। पे रुपीज 10,000 टू बिरर ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर 3 मंथ्स, इस तरह लिख लो, आफ्टर 2 मंथ्स लिख लो, ठीक है। ये भाई आपने लिख दिया, ये होगी बात। अब यहां पर भी उधर भी जो पेई होता है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इस केस में पेई कौन है, ये हमने उसको भेजना है, याद ना वो हमने लिखा था आई मोहम्मद अली था पेई, ठीक है। तो इसमें भी आप किसी बंदे का नाम, जैसे उसने क्या लिखा हुआ है असलम अली, असलम साहब का आपने लिखना है XYZ रोड कराची फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको करना है। अब ये जिस बंदे ने बनाया है उसका नाम, जैसे प्रोमिसिंग नोट में था उसी तरह उसका इधर आ जाएगा साइन, फॉर एग्जांपल बनाने वाला बंदा जो है उसका नाम मोहसिन है, यहाँ पर मोहसिन ने बनाया है ABC रोड कराची या लाहौर, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब इसमें अभी तक हमें फर्क सिर्फ एक चीज का नजर आया, पे करने का, वो कह रहा है ऑर्डर कर रहा है, वहां पर क्या था आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है, कि मैं वादा करता हूं मैं पैसे दूंगा। इधर वो अगले बंदे को ऑर्डर कर रहा है कि भाई जान दो, कौन से बंदे को, इसको जो है टू असलम साहब को, ठीक है। असलम को वो कह रहा है कि भाई जान आपने पैसे देने, ठीक है। पेई बेसिकली यासीन है इस केस में, पेई कौन है, यासीन है। असलम कौन है, आपका ड्रॉई है। ये एक फर्क है, और ये ड्रॉ है। प्रोमिसरी नोट में दोबारा तो सुने पार्टीज का, पहले शायद वो वर्ड कुछ और बोल दिया मैंने। प्रोमिसरी नोट के केस में क्या होता है कि आप यहां पर भी पेई का नेम लिखते हैं, या अगर बिल है तो फिर कुछ नहीं लिखते, और अगर ऑर्डर है बेसिकली तो यहां पर भी पेई का नेम आएगा, पेई को ही इशू किया जाना क्योंकि दो पार्टीज हैं, ठीक है। यहां पर हम नाम तो पेई का लिख रहे हैं कि इसको दो पैसे, लेकिन किसको हम कह रहे हैं, ऑर्डर को कह रहे हैं भाई, अपने सॉरी ड्रॉई को बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ड्रॉई का आता है, ड्रॉई के नाम पे इशू किया जाएगा, इशू कौन कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। तो ये इस तरह पार्टीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हमें पता है कि ड्रॉई जब तक एक्सेप्ट नहीं करता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, तो इसलिए यहाँ पर फिर हम साइन भी करवा लेते हैं, एक्सेप्टेड बाय यही वाला बंदा असलम, असलम साहब भाई यहाँ पर अपने साइन भी कर देते हैं, यार मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। ये एक फर्क आ गया इसके अंदर, ओके भाई। चले, इसेंशियल एलिमेंट्स इसके भी राइटिंग में होना चाहिए, तो सिंपल उसी तरह ही। फिर आगे क्या आ गया, ऑर्डर टू पे होना चाहिए, रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तरला नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखें, वो कहता पहला है जी बाबर प्लीज पे 50,000 टू एहसान और ऑर्डर। देखो प्लीज लगाना रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज तो एक है ना, एक आउट ऑफ कर्टसी बंदा बोलता है यार काइंडली डू दिस, ठीक है। तो ये तो मतलब एक वैसे आप कह लें कि सोफिस्टिकेटेड सा वर्ड है कि आप वो साथ लगा देते हो, इसका मतलब मिन्नत करना, रिक्वेस्ट करना थोड़ी है, ठीक है। तो ये वो है आपका, ये तो वैलिड है, सही है। अब इसमें ऑब्वियसली जजमेंटल एरर आ सकता है, कि हो सकता है किसी बंदे को लगे कि यार ये वाली वर्डिंग जो है ये तो रिक्वेस्ट है, किसी को लगे कि यार ये है, तो आप उसमें आ सकता है। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वर्ड्स को रट्टा ही मार लें, कुछ मतलब कि है, ये भी एक थॉट है कि आप याद कर लें यार कौन कौन से, लेकिन यार हम मशीनें नहीं हैं, ठीक है। और आई क्या भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस तरह रटे मार के आ जाएं। आपको कॉन्सेप्ट का पता है कि यार रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगर रिक्वेस्ट आपको लग रही है तो पेपर में लिख दें कि भाई मुझे तो ये रिक्वेस्टिंग वर्ड्स लग रहे हैं, इस वजह से मैं इसको ऑर्डर नहीं समझ रहा। वो आपको भी उतने ही मार्क्स देगा अगर बेशक वो ऑर्डर हो भी, ठीक है। लेकिन आपने तो मेंशन करना ना, अगर आप सिंपल आप जवाब लिख के आ जाएंगे कि भाई ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं, भाई रीजन तो उसको बताओ ना, आप अपने रीजन दे दो कि यार मुझे तो लग रहा है ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कह रहे प्लीज काइंडली वगैरह को आपने कंसिडर इस तरह नहीं करना। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, वो कहते हैं बिलाल विल मच ऑब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद 30,000। बिलाल आपका बहुत शुक्रिया होगा अगर आप जब आप दाऊद को, अगर नहीं है मतलब बाय पेइंग टू दाऊद 30,000, दाऊद को 30,000 दे दोगे तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। तो ये भी सही है, एक अच्छी वर्डिंग है, उसमें
है ऑर्डर ही, उसको ऑर्डर किया जा रहा है कि भैया पैसे पे करें। अच्छा नेक्स्ट जरा देखें, वो कहते हैं बाबर प्लीज लेट जाजिम हैव 50,000 एंड प्लेस इट टू माय अकाउंट एंड ऑब्लाइज, यार प्लीज उसको 50,000 रुपया दे दो और वो आप मेरे से ले लेना, ठीक है। ये ऑर्डर नहीं लग रहा, क्योंकि देखें बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या कहा, जनरली क्रेडिटर इशू करता है, मतलब है कि हमने आमतौर पे पहले से लेने होते हैं पैसे आमतौर पे, और हम वही कह रहे होते हैं यार वो पैसे दे दो, ठीक है। यहां पर वो ये कह रहा है कि यार प्लीज जरा उसको दे दो पैसे, हाँ बाद में मेरे से लेना है, ये एक रिक्वेस्ट लग रही है। लेकिन अगेन आप समझेंगे इसको बहुत ज्यादा नहीं सरफेस वार कर लेना आपने। कॉन्सेप्ट ये है, कानून ये है, लीगल प्रोविजन ये है कि रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। बट जजमेंटल एरर आ सकता है, एरर क्या डिफरेंस ओपिनियन आ सकता है चीज के ऊपर, तो घबराना नहीं है, जो भी आपका ओपिनियन हो आप उसको पेपर में मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में देखें, बुशरा आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू मेक कन्वीनियंट टू पे 10,000, अगर आप किसी तरह 10,000 कन्वीनियंट, मेक कन्वीनियंट से मुराद है कि अपनी आसानी देखते हुए अगर आप किसी तरह 10,000 पे करते हो तो ये ऑर्डर थोड़ी होगा, ठीक है। तो ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ओके। अच्छा नेक्स्ट आ गया डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, उसी तरह जिस तरह प्रोमिसरी नोट का था, सारा सिनेरियो वही है, इसको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है, वो दोबारा जाकर लेक्चर सुन लेना अगर मसला हो लास्ट। फिर आ गया साइड बाय ड्रॉअर एंड ड्रॉइंग, ये भी जाहिर होना चाहिए। सर्टन पार्टी जिस तरह उधर सर्टन थी इधर भी होनी चाहिए। उसने कहा अगर पे फिक्टिशियस है या नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन है, पे का पता ही नहीं चल रहा कौन है, तो वो कहते हैं इसको पेबल टू बेयर फिर समझ लें आप, ठीक है। अच्छा ये सीन उधर नहीं था, प्रोविजन नोट में नहीं हमने पढ़ा ये वाला ना कि फिक्टिशियस हो तो हमने ये समझ लेना, उसमें था कि दोनों पार्टी का पता होना चाहिए कौन। अच्छा सम पेबल मस्ट बी सर्टेन पैसे, ये भी वही चीजें जो पहले पढ़ी थी उसी तरह की। लीगल टेंडर होना चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें वही हैं प्रोविजन नोट वाली, ठीक है। अच्छा इन दोनों में फर्क हम देख लेते हैं भाई, फर्क क्या है। नंबर ऑफ पार्टीज प्रोविजन नोट में 2 पार्टी होती है, मेकर और पेई। मेकर में ही पैसे देने होते हैं, पेई को पैसे मिलने होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज केस में 3 पार्टी, ड्रॉ, ड्रॉई और आपका पेई, ठीक है। और ड्रॉई एक्सेप्ट भी करता है तो वो एक्सेप्टर कहला देता है, लेकिन बेसिकली 3 पार्टीज ही हैं। अच्छा मेकर, फिर प्रोविजन नोट में आ गया मेकर ऑफ द नोट कैन नॉट बी पेई, मेकर जो है खुद अपने आप को पेई नहीं बना सकता, शीशे में खड़े होकर भाई मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसे नहीं हो सकता। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि पैसे किसी और ने देने हैं, ड्रॉअर किसी ड्रॉई को कह रहा है कि मुझे ही पैसे दे दो, ये अलाउड है, वैलिड है, ओके। अच्छा प्रोविजन नोट के अंदर प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है। एक्सेप्टेंस प्रोविजन नोट में किसी से एक्सेप्ट करवाने की नीड नहीं है, मेकर को खुद पता है मैं वादा कर रहा हूं मैंने देने ही देने पैसे, एक्सेप्टेंस किस चीज की करवाएं उससे, ठीक है। जबकि ड्रॉअर के केस में क्या होता है, बना ड्रॉअर रहा होता है, पैसे ड्रॉई ने देने होते हैं, ड्रॉई को पहले पता तो चले कि उसने देने दिया कि नहीं, इसलिए उससे एक्सेप्ट भी करवाते हैं। नेचर ऑफ लायबिलिटी प्रोविजन नोट में 2 पार्टीज हैं, मेकर को पता है मैंने किसके पैसे देने, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया, खुद उसने लिखा है, तो भैया उसी की सारी जिम्मेदारी है, ठीक है। जबकि जो है बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में आपका क्या होता है कि असल जिम्मेदारी ड्रॉई की है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ जब ड्रॉई पैसे पे नहीं करता तो फिर लायबिलिटी किसकी आती है, ड्रॉअर की आती है। प्रोविजन नोट के केस में एक ही पार्टी है ही पार्टी, एक मेकर जिसने पैसे देने, सारी उसकी है, ठीक है। मेकर्स पोजीशन प्रोविजन नोट में वो कहता है मेकर ऑफ अ प्रोविजन नोट स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशन विद द पे। इमीडिएट रिलेशन से मतलब कि देखो 2 ही तो पार्टियां, मेकर ने पे को दिया तो दोनों का ताल्लुक करीबी है, ताल्लुक रिलेशन से मतलब यहाँ रिश्तेदारी नहीं है। कहने का पर्पज है कि उनमें आप समझ लें कि कोई और पार्टी क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है तो उनका डिस्टेंस कम है आपस में, ठीक है। जब फिर ड्रॉअर फिर ड्रॉई आता है फिर पेई आता है, 3 बंदे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, ओके जी। पेएबल टू बेयरर प्रोविजन नोट जो है वो आपको पता है कि एज पर सेक्शन 35 ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 पेएबल टू बेयरर नहीं इशू हो सकता, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड इशू नहीं हो सकता, ठीक है, बाकी हो सकते हैं। प्रोविजन नोट के इसमें नोटिस ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर से मुराद क्या होता है, वो जिसे हम बोलते हैं बाउंस है कि अगर प्रोविजन नोट के ऊपर वो आगे आगे जाता गया, ट्रांसफर होता गया, निगोशिएट होता गया, कोई बंदा पैसे लेने गया तो उसे पैसे नहीं मिले, वो कहते हैं कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिससे पैसे लेने गए उसको पता लग गया है। देखो ना प्रोविजन नोट के केस में क्या होता है कि आपने मेकर से ही पैसे लेने हैं, मेकर ने तो वादा किया हुआ था, आप अगर मेकर ही पैसा नहीं दे रहा तो किसको नोटिस दें। नोटिस का मतलब होता है पहले उसको वार्निंग दें तो भैया अगर आप नहीं दोगे फिर ये होगा। वो कहते कोई वार्निंग की जरूरत नहीं, सीधा केस मारो इसके ऊपर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत इसके ऊपर केस कर दो सीधा सीधा, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी जिम्मेदारी इसकी है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में कहता है नहीं, पहले आप उनको नोटिस दे दो एक, ठीक है, नोटिस दो के उसके बाद फिर
आप उस पे करो, क्योंकि उसमें ड्रॉर भी शामिल है, ड्रॉइंग भी शामिल है, 2 पार्टीज की है ना जिम्मेदारी। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज वो तो है ड्रॉइंग की, बट अगर ड्रॉइंग डिसऑनर कर जाता है फिर ड्रॉर को भी तो पकड़ो ना कि भाई आप भी तो इशू तो आपने किया। ठीक है जी, चले जी, ये आपने एक स्पेसिमेन है, ये इसका भी बनाना है प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, ये प्लीज आप लोगों ने करना है लाजमी। उसने स्पेसिमेन बल्कि बनाया हुआ है, वो कहते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसको करें और इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो भाई ये आपने लिखना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसने कहा यार इनमें से बताएं कौन कौन से जो है वैलिड है, कौन से नहीं है। इसको चलो कर भी लेते हैं, लेकिन आप लोग इसको लिख कर भी करें। जैसे पहला नुमान प्लीज पे टू मेंटेन 100,000, तो वैलिड है, प्लीज ही का है, प्लीज रिक्वेस्ट नहीं होती। प्लीज तो एक कर्टसी वर्ड है कि आप उस तरह यूज कर लेते हैं। दूसरा नुमान आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू, अगर आप इस तरह पैसे उसको दे दो, ये वाला ऑर्डर नहीं चल रहा, सही बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। अच्छा, फिर आ गया आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू नुमान इन रुपीज 100,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैलिड। भाई ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, प्रॉमिसरी नोट है ये। ठीक है। लास्ट आई प्रॉमिस टू पे मेरीन और ऑर्डर 6 डेज आफ्टर नुमान्स डेथ, तो ये भी भाई बिल्कुल सही है। डेथ जो है सर्टन है, उसके बाद उसने कहा पैसे पे करूंगा, वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। सही है जी। बाकी एक रह गया, वो इंशाल्लाह कल देखते हैं। किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। टेक केयर।